इसके राहुल गांधी तेलंगाना को आए और तेलंगाना को जब आए तो राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में कह दिया कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है। फिर राहुल गांधी की बहन साहिबा आए, कल मैं देखा मीडिया ने मुझे बताया कि भाई कहता है कि मजलिस पैसे लेके इलेक्शन लड़ती है, तो बहन बोल रही कि ओवैसी जी तेलंगाना में कम सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारों से बताना चाहूंगा, भाई साहब आप मुकाबला असदुद्दीन से कर रहे हैं, कोई लल्लू पंजू से नहीं कर रहे हैं। यहां जो खड़े लोग हैं, सुनना, पब्लिक को सुनाने है तुमने, तो मैं इनसे अपील करूंगा कि पहले भाई बहन को बिठा के समझा लो। भाई एक बात कर रहा, बहन एक बात कर रहा, और तुम मामू से और ओवैसी से मुकाबला करने निकल रहे हो। बहन ये बोल रही कि यहां सीटें कम खड़ा करे, भाई ये बोल रहा है कि पैसे लेके खड़ा करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर यह एक इल्जाम। दूसरा, बीजेपी के अमित शाह हैदराबाद को आए और आते ही उन्होंने, ऐसा दिख रहा था कि इंतजार में थे कि पेट में दर्द हो रहा है, हैदराबाद में उतरते ही मजलिस का नाम ले लूं। हैदराबाद में उतरे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लखत्तर बातें कर दी और यह भी कह दिया कि अगर हमको मौका मिले तो हम तेलंगाना से मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन 4% खत्म कर देंगे। मजलिस के वह तनकीद की और कहा कि हम मौका मिला तो तेलंगाना में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर देंगे। तेलंगाना में बीजेपी का सदर ये बोलता है कि हम मुस्लिम अक़लियत के घरों पर बुलडोजर चला देंगे। ये इनकी बातें आपके सामने है जो हालिया 3-4 दिन में मीडिया में रिपोर्ट की गई और आपने जरूर सुना भी होगा। मैं आपको एक बुनियादी वजह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत क्यों करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वतन अजीज भारत में कभी भी आपकी क़ियादत ना रहे। बीजेपी और कांग्रेस हरगिज यही नहीं चाहती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक कमजोर और मगर एक गयूर कौम की नुमाइंदगी करती है, जिनको बेजुबान करने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की, मुस्लिम अक़लियत की, दलितों की, कमजोरों की क़ियादत करे। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को लगता है कि अगर ये लोग, इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बन जाएगी, इनके लोग कायद बनेंगे, तो फिर इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान क्या होगा कि कांग्रेस और बीजेपी जिस किसी रियासत में इख्तिदार पर है या बीजेपी वहां पर है, ये दोनों हमको फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। ये दोनों हमको फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। बीजेपी के सामने जब असदुद्दीन ओवैसी पूरे पार्लियामेंट में खड़े होकर दलील के साथ कानून के दायरे में रहकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाता है, मोदी के कमजोरियों को आवाम के सामने रखता है। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने 3 मरतबा लाया और तीनों मरतबा मैंने उस ट्रिपल तलाक के कानून को पढ़कर माहिरीन से बात करके पूरे कानूनी दलाइल के साथ उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो बीजेपी के लोग परेशान हो गए, कांग्रेस के लोग तो छोड़ दीजिए। फिर मोदी ने CAA NRC का कानून लेकर आया, उठाकर तकरीर आज भी पार्लियामेंट की वेबसाइट पर है। 6-7 मिनट की तकरीर में मैंने
भारत के आईन के तहत ये बताया कि यह काला कानून है, यह कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, यह कानून मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने वाला है। यह कानून अगर भारत में लागू होगा तो सबसे पहला टारगेट मुस्लिम अक़लियत को बनाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि लाओ अपने दादा की पैदाइश का सर्टिफिकेट लेकर आओ, बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, तभी तुमको भारत का शहरी करार दिया जाएगा। मैंने बताया कि CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा और मोदी के 300 MPs के सामने मैंने ये साफ तौर पर कह दिया यह कानून काला कानून है और मैंने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। तो बीजेपी को यह तकलीफ पैदा हो गई। ये कौन है? इसके सिर्फ 2 MP हैं और ये हमारे सामने खड़े होकर, मोदी अमित शाह के सामने खड़े होकर इस कानून के बिल को फाड़ दिया। फिर ये लोग UAPA का कानून लेकर आए। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चेहरा देखो आप। UAPA का कानून क्या है? दिल्ली में कोई भी एक SI इंस्पेक्टर बैठकर मदरसा मक्ते के किसी नौजवान को दहशतगर्द करार दे सकता है। उसके ऊपर उस नौजवान पर कोर्ट का कोई फैसला भी नहीं आया। मैंने उस कानून की धज्जियां उड़ा दी और बताया कि यह कानून इस्तेमाल होगा तो सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। और कांग्रेस पार्टी, अमित शाह वो कानून को लेकर आए तो कांग्रेस पार्टी ने उस कानून की तायीद की। मैंने अपनी तकरीर में इन कांग्रेस के 40-45 MPs की तरफ देखकर कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारे कायदीन जब इस कानून में बुक होकर जेल में जाएंगे और 3-3 साल जेल में सड़ेंगे तब तुमको मेरी बात का यकीन होगा। तो कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े होकर बोले कि देखो ये क्या कह रहा है हमको। मैंने कहा जितने कानून टाडा बना, पोटा बना, UAPA बना, इस कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किस पर हुआ? मुझ पर हुआ। किसके नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई? मेरे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई। किसके बच्चे यतीमी में अपनी बाप की जिंदगी में यतीमी की जिंदगी गुजारे? तो मेरे बच्चे। किसकी बीवी घर में अपना शौहर है मगर बेवा की तरह जिंदगी गुजारी? कौन? तो मेरी बहन गुजारी। किसकी मां मर गई तो उसके जनाजे में अगर किसी का बेटा नहीं आया तो मेरे घर में हुआ। बताओ यह कानून तो मजलिस से मुखालिफत की यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाकर कहता है कि अपनी सियासी क़ियादत बनाओ, लीडर बनो, MLA बनो, तब जाकर तुम्हारे मसाइल हल हो सकते हैं। बिहार में हम इलेक्शन लड़े, 5 MLA हमारे कामयाब हुए। 2015 से लेकर 2015 में हमने इलेक्शन लड़ा, हमको नाकामी मिली। 5 साल हम लोग खूब मेहनत किए। अख्तरुल ईमान की क़ियादत में इलेक्शन आए तो हमने वहां पर अलायंस में थे कुशवाहा साहब के साथ। 19 सीट हमको मिली, 5 MLA जीत गए। 5 MLA क्या जीत गए? ये लोग को ऐसा लगा कि आखिर क्या हो गया, ये कैसे जीत गए? और क्या करे ये लोग? 1 साल के अंदर मेरे 4 MLAs को खरीद लिए कांग्रेस पार्टी वाले। क्यों खरीदे? क्योंकि जब वो 5 MLA जीत कर आए थे तो लालू प्रसाद यादव झारखंड की जेल में थे। यहां पर मेरे पास किसी को भिजाए और कहा कि लालू जी फोन से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बात करूंगा, इसलिए कि वो जेल में है और मुझे नहीं मालूम कि बात करने वाले वो है या नहीं है। मैं नहीं बात किया। तो लालू प्रसाद यादव ने वहां पर कहा ये नौजवान बड़ा जिद्दी है, ये अपनी कौम को उठाएगा और अगर ये आगे बढ़ेगा बिहार में तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। मुझे लोगों ने आकर कहा कि असदुद्दीन बात कर लो वरना ये लोग कुछ करेंगे। मैंने कहा मैंने इस अवाम को, सीमांचल की अवाम को वादा करके आया हूं कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं,
मैं सीमांचल से इंसाफ चाहता हूं। नतीजा क्या निकला कि मेरे 4 एमएलएस को खरीद लिया गया। आपको जानकर तकलीफ होगी कि कम ज़र्फों ने 50 लाख 80 लाख में अपने ईमान का सौदा कर लिया। 4 एमएलए जिसके लिए 5 साल में हैदराबाद से 1500 किलोमीटर दूर हफ्ते में 2-2 बार जाकर वो सीमांचल की सल्लाख जमीन पर मजलिस के लिए हमने काम किया था, आज आकर कांग्रेस पार्टी मुझ पर इल्जाम लगाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 4 एमएलए खरीद लिए तो एक एमएलए ऐसा कमजर्फ निकला जिसको 60-70 लाख मिले। वो उसमें से टिकट खरीदा। किसके लिए टिकट खरीदा? ये जो क्रिकेट का प्लेयर जुबली हिल से लड़ रहा है, इसका टिकट खरीद के हैदराबाद से दुबई लेकर गया और बिरयानी की दुकान का इफ्तिताह क्रिकेट प्लेयर से कराया। और दुकान का नाम क्या लिखा? हैदराबादी बिरयानी। माने हम अपना खून पसीना लगा दिए, ये कांग्रेस पार्टी ने उनको खरीद लिया। आप अंदाजा लगाइए मेरे दोस्त, क्या ये कौन सा काम कर रहे हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सीमांचल को गया, सैलाब आया, मैंने इमदाद की और सीमांचल की आवाम से मैंने कहा जो जमीर बेचने वाले थे वो चले गए, मगर जो तुम्हारे लिए मरने खड़ा हुआ है आज भी खड़ा हुआ है। मैं दोबारा आपसे वादा कर रहा हूं मख्ते में खड़े होकर कि आप देखेंगे कि उन्हीं 4 मुकामात से जो मेरे एमएलएस को खरीदे, इंशाअल्लाह मजलिस वहां से अपने अच्छे एमएलएस को मुंतखब करेगी और कांग्रेस को बताएगी कि तुम जिसको खरीदे वो जमीर फरोश थे, वो अपना ईमान बेचने वाले थे। तुमने धोखा किया, तुमने पीठ पर खंजर मारा सीमांचल की आवाम पर, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। 4 एमएलएस को बर्दाश्त नहीं किए। फिर आप देखिए बीजेपी खिलाफ क्यों है। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, क्या तुमने नहीं देखा कि असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 6-6 गोलियां चलाई गई, 5.5 फीट से गोलियां चलाई गई। अल्लाह का करम था, मेरा मौत का वक्त नहीं आया था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। क्यों गोलियां चलाई गई मुझ पर? क्यों चलाई गई बताओ? इसलिए चलाई गई कि मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। चलाने वाले कौन थे? चलाने वाले हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले थे। चलाने वाले इस मुल्क के संविधान और आईन से नफरत करने वाले थे। और गोलियां चलाने के बाद जब उनसे पूछा गया क्यों चलाए, तो उन्होंने कहा कि ये मोदी और योगी के बारे में बहुत बोलता है। बताओ आप, क्या मैंने जुर्म किया कि भारत के आईन के सामने रखकर आपके मसाइल को उठाता हूं तो कोई मुझ पर गोलियां चलाता है, कोई मुझे धमकियां देता है, और कोई रोज ऐसा दिन नहीं जाता जब मुझे कोई ना कोई नंबर से मैसेज आता कि ओवैसी कल का सुबह का सूरज नहीं देखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का गुनाह सिर्फ यही है कि मजलिस ने 65 साल हैदराबाद में, हमारे बुजुर्गों ने तेलंगाना में मेहनत की, और उसके बाद जब हम हैदराबाद से निकलकर औरंगाबाद को गए, मुझ पर इल्जाम कांग्रेस और बीजेपी क्यों गुस्से में है मुझ पर। औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट 19 साल से शिवसेना के पास थी, किसी में हिम्मत नहीं थी शिवसेना को हराने की। इम्तियाज जलील और वहां के हमारे 28 कारपोरेटर्स हैदराबाद को मेरे पास आए और आकर कहा कि असद साहब, औरंगाबाद में अपना एमपी जिताना है। मैंने कहा कैसे होगा? बोले आप इजाजत दीजिए, हम लड़कर औरंगाबाद में अपना एमपी कामयाब करेंगे। मैं दोबारा पूछा, देखो ये मुमकिन है क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि सदर साहब आप कितने दिन देंगे औरंगाबाद में? मैंने कहा तुम जितने दिन बोलो मैं देने तैयार हूं। बल्कि मैंने तो औरंगाबाद की सरजमीन पर खड़े होकर कहा था कि अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे औरंगाबाद की सरजमीन में दफना देना। बड़ी मुबारक सरजमीन है औरंगाबाद की, औलिया अल्लाह की सरजमीन है। हम मेहनत किए,
बेसरो सामानी के आलम में औरंगाबाद में हमने मेहनत किए। किससे मुकाबला कर रहे थे? मोदी, अमित शाह, उद्धव ठाकरे शिवसेना से मुकाबला कर रहे थे। किससे मुकाबला कर रहे थे? कांग्रेस और शरद पवार और राहुल गांधी से मुकाबला कर रहे थे। हम किसी भी एतबार से उनसे मुकाबला करने के फील्ड में नहीं थे, मगर लाखों सलाम हमारे मजलिस के औरंगाबाद के जिम्मेदारों पर कि अल्लाह ने उनको इतना बड़ा हौसला दिया कि उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे आखिर वक्त तक। और नतीजा क्या निकला कि इम्तियाज जलील ने 19 साल के शिवसेना और बीजेपी के एमपी को हराया। तो मोदी को गुस्सा, राहुल को गुस्सा, उद्धव ठाकरे को गुस्सा, ये आखिर है कौन जो हैदराबाद से उठकर आकर औरंगाबाद में अपने पार्टी के एमपी को जिताकर चला जाता है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, जब इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में आए तो बीजेपी के लोग ऐसा उंगलियां बता बता कर घूर घूर के देख रहे थे। कांग्रेस के लोग बड़ी खौफ के साथ देख रहे थे कि हम इस सीट पर जीत नहीं सके। बताओ ये जीतना जरूरी था या नहीं था? जीतना जरूरी था ताकि औरंगाबाद की आवाम को मालूम हो जाए कि उनकी सही खिदमत करने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। मेरे भाई, महाराष्ट्र में 2 एमएलए मजलिस के जीते, मुफ्ती इस्माइल साहब और धूलिया से हमारे शाह साहब। इनको यह गुस्सा कि आखिर ये यहां पर आकर क्यों जीतता है। अरे उत्तर प्रदेश में पूछो आप, मेरा बल्दिया का एक चेयरमैन नहीं, 7 चेयरमैन है, 100 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कारपोरेटर है। इनको यही दुश्मनी है। ये क्यों आ रहा है? ये क्यों गरीबों में एक जुनून पैदा कर रहा है? ये सियासी इनकलाब पूरे मुल्क में पैदा करना चाहता है। तो बीजेपी क्या कहती है? ओवैसी नया जिन्ना है।